हेलो फ्रेंड, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब और जो भी आप कहना चाहें। स्टार्ट करते हैं आज का थॉट है, इतिहास एक दिन में नहीं बनता। बहुत सारी मेहनत और बहुत सारे समय को जब इकट्ठा किया जाता है और जब कुछ उससे निकल के आता है वो इतिहास कहलाता है। अमूमन जिंदगी को जी लेना, एक आम जिंदगी जीना इतिहास नहीं बना सकते। कुछ तो अलग अपने रास्ते से हटके आपको भी करना पड़ेगा। तो इसी विचार के साथ स्टार्ट करते हैं आज का दिन हम। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स की। पिछले लेक्चर्स में आपने देखा, हमने कई विषयों पे बात की। तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए आज उसकी मीनिंग, ये कैसे आया, इन सब बातों को समझेंगे। इसमें कुछ क्वेश्चंस है कि आप क्या क्वेश्चंस हैं। जैसे अगर आप वीडियो के थ्रू पढ़ रहे हैं तो आपको 3 काम करने हैं। पहला काम, आपको ध्यान से देखना है, ध्यान से सुनना है और फिर प्रोसेस करना है। और जो प्रोसेस होगा उसको इंटरेक्ट करना है अपने लाइफ और अपने बिहेवियर में, ताकि जब आप इस चीज से निकले, इसको समझ के निकले, तो आप एक अलग सितारे होने चाहिए जो अलग चमकता है, जिसकी अलग चमक होती है, जिसकी अलग पहचान होती है। तो स्टार्ट करते हैं हम डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स की। देखो बच्चों, हर चीज के पीछे इतिहास है। आज के समय में हम कोई भी सामान या किसी भी चीज को देखते हैं तो वो एक दिन में नहीं बनी होगी। उसको बनने में एक प्रक्रिया रही होगी जो कई सालों से चलती चली आ रही होगी। तो उसी तरह अर्थशास्त्र जो आज हम पढ़ रहे हैं या जो विषय हम देखते हैं या जो भी जहां भी आप ये शब्द सुनते हैं, ये ऐसा नहीं है कि एक दिन में बन गया होगा। ऐसा नहीं है कि ये तुरंत इसका जन्म हो गया और इसका जन्म ऐसा हुआ कि ये बड़ा हो गया। नहीं, धीरे 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 कई सालों, कई लेखकों, कई रिसर्चों के बाद तब जाके आज ये हमारे सामने आया है। तो शुरुआत कर दें। सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये आया कहाँ से होगा, कहाँ से लोगों ने जाना होगा कि अर्थशास्त्र जैसी कोई विषय वस्तु होती है या इसको समझना है। तो इसकी शुरुआत की थी एक यूनानी दर्शन शास्त्री थे। यूनानी दर्शन शास्त्री थे अरस्तु। अरस्तु एक दर्शन शास्त्री थे और अरस्तु ने ये सबसे पहले अर्थशास्त्र शब्द का प्रयोग किया था। अरस्तु ने एक किताब लिखी थी इकोनॉमिका, जिससे ये शब्द हमारे बीच है आज, जिसको आज हम पढ़ते हैं और समझते हैं। तो इसकी शुरुआत हुई थी इकोनॉमिका से, और जो किताब के अंदर जो लिखा था इन्होंने, अरस्तु ने, वो बेसिकली हाउस होल्ड मैनेजमेंट को लिखा था। अब आप कहेंगे सर हाउस होल्ड मैनेजमेंट क्या होता है? हाउस होल्ड मैनेजमेंट होता है घर के सामान, घर के धन, घर की आय को किस प्रकार आप अपनी विभिन्न जरूरतों के बीच में खर्च करते हैं, कैसे घर को मैनेज करते हैं, कैसे आप अपने घर को चलाते हैं। तो इसी से इन्होंने इकोनॉमिका लिखी। ये किस बेस पर थी? हाउस होल्ड मैनेजमेंट। अब एक बहुत अच्छा क्वेश्चन मन में आ जाता है कि अर्थशास्त्र जो है वो घर से शुरू हुआ और फिर धीरे धीरे प्रदेश, क्षेत्र, देश और आज दुनिया का सबसे अच्छा, सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाले विषयों में से एक है। इसके ऊपर बहुत रिसर्च की ज़रूरत है और इस सब्जेक्ट को अगर आप पकड़ते हैं तो आप बहुत सारे विषयों को अपने आप ही पकड़ने लग जाएंगे। तो ये घर से निकला हुआ था। इसकी जो शुरुआत हुई थी वो अपने घर से होती है। इसीलिए हम लोग इसको कई भागों में भी पढ़ते हैं, जिसके बारे में हम आगे चर्चा भी करेंगे। पर अभी के लिए आपको ये समझना है कि सबसे पहले जिसने इस शब्द का इस्तेमाल किया वो कौन थे? वो अरस्तु थे, जिन्होंने इकोनॉमिका बुक लिखी। और बुक किस बेसिस पे लिखी? हाउस होल्ड मैनेजमेंट पे, जिन्होंने कहा कि घर का प्रबंधन ही अर्थशास्त्र है। अब अगला सवाल देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं, एक क्वेश्चन आता है, कई बार पूछ लेता है अलग अलग जगहों पे, किसी कंपटीशन में भी पूछ लेगा, कई बार बोर्ड में भी पूछ लेता है। हालांकि ये एक ऐसा आंसर है जिसके बारे में लोग रिसर्च करते हैं। इनफैक्ट जब हमने भी बोर्ड्स दिए हैं तो ये क्वेश्चंस आ जाते हैं। कई बार 1 नंबर, आधे नंबर में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन जरूर मिलता है। इसके फादर कौन है?
हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स को जन्म देने वाला वो शख्स कौन है जिसने इस विषय को जन्म दिया? अरस्तु ने सबसे पहले कॉइन किया था, लेकिन जन्म जिसने दिया था वो थे एडम स्मिथ। एडम स्मिथ इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। एडम स्मिथ ने क्या कहा? इकोनॉमिक्स इज द economics is an इंक्वायरी। बेसिकली क्यों एडम स्मिथ को फादर माना गया होगा, क्यों हम लोग फादर मानते हैं? क्योंकि जो अरस्तु ने कहा था वो उन्होंने सिर्फ घर के संदर्भ में कहा था कि घर को मैनेज करना इकोनॉमिक्स है, लेकिन फादर एडम स्मिथ को इसलिए माना गया होगा क्योंकि उन्होंने नेशन की पहली बार बात की होगी, क्योंकि उन्होंने कहा होगा कि किसी देश के जो उसके नेचुरल रिसोर्सेज है, जो उसकी वेल्थ है, उसको कैसे मैनेज किया जाए, उसको कैसे निकाला जाए, कैसे पता किया जाए, उन सब चीज़ों के ऊपर लिखी, और इसीलिए इन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। ज़्यादा डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे, हालांकि इसके आगे की भी कहानियां हैं। मार्शल हुए, फिर उनके भी कुछ स्टूडेंट्स हुए जिन्होंने उनको ही क्रिटिसाइज कर दिया। बहुत सारी थ्योरीज है, बट जो ज़रूरी है आपके बोर्ड प्रिपरेशन के लिए, हाँ मैं फिर कह रहा हूँ, आपको ये डेफिनेशंस एज इट इज लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आपको ये पता होना चाहिए किस राइटर ने किस कॉन्सेप्ट पे क्या चीज़ कहा। जैसे एडम स्मिथ ने नेशंस के वेल्थ और उसके नेचुरल रिसोर्सेज को लिया। अरस्तु ने हाउस होल्ड मैनेजमेंट को लेके एक बुक लिखी इकोनॉमी का, और यहाँ से हुआ। अब इसी को थोड़ा सा और समझिए। अंदर आप लोगों के जो बुक के अंदर लिखा हुआ है वो कुछ ऐसा लिखा है, इकोनॉमिक इज द सब्जेक्ट मैटर, इस तरह करके बहुत बड़ी सी डेफिनेशन दी है, बट उसका मतलब हम लोग को समझ में नहीं आता और हम लोग कई बार गलतियां कर जाते हैं। उसका मतलब ये है कि रिसोर्सेज स्केयर हैं, स्केयर्स रिसोर्सेज को इतनी अच्छी तरीके से मैनेज किया जाए कि इकोनॉमिक जो उद्देश्य है, जो अर्थशास्त्र के उद्देश्य हैं, वो पूरे हो सके। माइक्रो यानी व्यक्ति के लेवल पे, मैक्रो यानी एक देश के लेवल पे भी। अब ये माइक्रो मैक्रो क्या है तो ये टर्म हम आगे डिस्कस करेंगे, बट जरूरी है कि आप ये दोनों टर्म को समझें कि जो डेफिनेशंस है उसका मतलब ये है। बट ये सारी चीजें आपने समझी कि ठीक है, इकोनॉमिका का निकला, फिर नेशन पे आ गया, फिर वो वेल्थ की बात, वो स्केयर रिसोर्सेज को मैनेज करने की बात करता है। जैसे कि मैंने पहले लेक्चर्स में आपको पढ़ाया है कि रिसोर्सेज कैसे स्केयर्स हैं, कैसे सेंट्रल प्रॉब्लम है और सॉल्यूशन है। तो कहीं ना कहीं अगर आप पूरे कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे तो डेफिनेशन आपको याद करने की जरूरत नहीं है। आप इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन अपने शब्दों में और अच्छी तरीके से लिख पाएंगे और बेहतर कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, इकोनॉमिक्स का विकास या किसी भी विषय का विकास सतत प्रयास होता है जो जन जन्मांतर चलता रहेगा। आज जो हम पढ़ रहे हैं क्या कल भी हम वही पढ़ेंगे? नहीं, हो सकता है इस पे कुछ नई रिसर्च आए, कुछ नए लोग जुड़े, कुछ नए पोइट्स जुड़े, कुछ नए ऑथर जुड़े, प्रोफेसर जुड़े, जो इसको अलग तरीके से भी बताएं और जिसको हम लोग मानने लगे। जिस चीज को ज्यादातर लोग मानने लगते हैं वही चीजें हम लोग किताबों में पढ़ने लगते हैं। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई कि इकोनॉमिक्स का जन्म कहाँ से हुआ, कैसे उसकी डेफिनेशन हुई। बुक्स में जो अगर आप इसकी डिटेल स्टडी करना चाहें तो कर सकते हैं, बट डिटेल स्टडी में आपको यही मिलेगा कि डेफिनेशन 4 भागों में बढ़ गई, वेल्थ रिलेटेड हो गई, वेलफेयर रिलेटेड हो गई आपकी, उसके बाद इंडिविजुअल हो गई और अलग अलग। बट इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। आपको बस 2 बातें समझना है कि कहीं भी पूछ ले डिफाइन इकोनॉमिक्स, तो आपको क्या करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। इकोनॉमिक्स का जन्म यहाँ से हुआ था, फादर ये रहे, इन्होंने ये कहा, उसके बाद इकोनॉमिक्स का ये मतलब होता है। इतना अगर आपने आंसर लिख दिया तो उतने नंबर गेन करने के लिए सफिशिएंट है आपके बोर्ड प्रिपरेशन में। सो ये था आपका डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स। इसी तरीके से आपको डिफाइन करना आना चाहिए। देखिए, मैं फिर कहता हूँ, आपने देखा, समझा और सुना, बट अब इसको रियल लाइफ से आप कैसे देख रहे होंगे? अब आप कहेंगे सर डेफिनेशंस तो आपने पढ़ा दिया, मीनिंग आपने समझा दी, ठीक है, लेकिन हम कैसे समझें? तो आप इसको अपने रियल लाइफ से जोड़कर देखिए, अपनी निजी जिंदगी में देखिए
कि कैसे घर में पैसे आते हैं, स्टार्टिंग कहाँ से होती है, पैसे खर्च हम कहाँ से शुरू करते हैं, पहले घर से करते हैं, अपने घर की ज़रूरतें पूरी करते हैं, अपनों को करते हैं, फिर अपने बिजनेस, धंधे, उद्योग और अलग अलग व्यवसायों में लगाते हैं इन्वेस्टमेंट। तो ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी, आपको समझना पड़ेगा। जब आप इससे कनेक्ट कर जाएंगे एक बार, तो आपको मतलब ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, और फिर आपको याद करने की या दोबारा से बहुत ज़्यादा इसको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी हमने मतलब को समझा। अब इकोनॉमिक्स दो भागों में बट गई। जब इसकी शुरुआत हुई तो घर से हुई, घर के बाद नेशंस तक हम लोग चले गए। तो हुआ क्या कि अलग अलग शास्त्री बने, अलग अलग जो हमारे अर्थशास्त्री थे उस टाइम के, अलग अलग यूनिवर्सिटीज में उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि इस सब्जेक्ट को दो अलग अलग नजरिए से देखने की जरूरत है। तो वो दो अलग अलग नजरिए क्या था? किसी ने कहा कि ठीक है ये घर का या एक छोटे लेवल का हो सकता है, किसी ने कहा नहीं ये तो पूरे देश की बात है। तो दो भागों में बट गई अर्थशास्त्र। क्यों बट गई? क्योंकि इसका जन्म और इसके लेखक जैसे जैसे बनते गए और इस पे जैसे विद्वानों ने अध्ययन किया, तो अध्ययन के बाद पाया कि अगर आपको विषय को पकड़ना है तो आपको दो अलग अलग स्तर पे इसका अध्ययन करना पड़ेगा। और वो दो स्तर कौन से थे? माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। एक क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे जरूरी सवाल, डिफरेंशिएट बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स आता ही आता है। जिस भी जहां पे भी आपका सब्जेक्टिव पेपर होगा ये क्वेश्चन आपको 110% मिलेगा। बेसिस आपको निर्धारित करने, बेसिकली कैसे डिफाइन करना है ये आपको करना है। देखिए मैं क्या करता हूँ, मैं आपको बुक नहीं बता सकता हूँ कि आप बुक में पढ़िए, बुक में ऐसे डिफरेंशिएट क्या आप उसी तरह एज इट इज उठा के पढ़ लीजिए, ये बड़ा आसान है। ये प्रक्रिया आप भी कर सकते हैं अपनी निजी जिंदगी में। पर मैं चाहता हूं आप इस कॉन्सेप्ट को समझ जाएं। एक बार आपने कॉन्सेप्ट को समझ लिया, आपने मतलब को समझ लिया, डिफरेंशिएशन तो आप वैसे भी कर देंगे। जहां किताब में 3 होगा आप 6 निकाल देंगे, 6 के 12 निकाल देंगे, 12 के 24 निकाल देंगे। बस आपको समझ में आना चाहिए। तो मैंने बेसिकली इसलिए ये टेबल नहीं बनाई है कि मैं आपके सामने पॉइंट्स बाय पॉइंट्स डिस्कस करने वाला हूँ। ये इसलिए कि मैं आपको कॉन्सेप्ट को और क्लियर कर पाऊँ। देखो बच्चों, अब जब अर्थशास्त्र दो भागों में बट गया, माइक्रो और मैक्रो, जैसे वर्ड से भी क्लियर हो रहा है, माइक्रो यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र, मैक्रो यानी समष्टि अर्थशास्त्र, जो कि दो अलग अलग किताबें आपने देखी भी होंगी, आपने देखा भी होगा। तो इन्हीं दो भागों में बट गई। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या थी? माइक्रो यानी छोटे लेवल पे। इसमें क्या होता था, एक उपभोक्ता होगा, एक उपभोक्ता, एक उत्पादक, यानी एक कस्टमर, या फिर ये एक प्रोड्यूसर, आप प्रोड्यूसर ही कह सकते हैं। प्रोडक्शन जो कर रहा है, कंपनी है जो प्रोड्यूसर होता है। इसमें इसकी जुड़ी समस्याओं का समाधान किया। बेसिकली जितनी भी अंदर हम लोग जाएंगे तो देखेंगे, जब हम लोग इसको पढ़ना शुरू करेंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हमेशा एक दायरा सीमित कर दिया जाता है, एक छोटे स्तर पे ही होगा, एक छोटे स्तर पे ही एक कॉन्सेप्ट को लेके होगा। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स एक राष्ट्रीय स्तर की बात आ जाती है, और जब राष्ट्रीय स्तर की बात आ जाती है तो एक पॉइंट सबसे जरूरी हो जाता है यहां समझने में कि इसमें सबसे ज्यादा जरूरी क्या होगा? सोशल वेलफेयर। सोशल वेलफेयर यानी आपका जो वेलफेयर यानी सामाजिक कल्याण। यानी जब मैक्रो की स्टडी होती है तो ज्यादातर सामाजिक कल्याण को ध्यान में लगाया जाता है। तो बेसिकली क्या होता है कि जब हम लोग एक इंडिविजुअल कस्टमर या प्रोड्यूसर के क्या चीजें पढ़ते हैं हम, क्या माइक्रो इकोनॉमिक्स में ऐसा है क्या चीज
व्यक्तिगत स्तर में हम क्या पढ़ रहे होंगे, इनकी आर्थिक क्रियाएं पढ़ रहे होंगे, इनकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज पढ़ रहे होंगे। तो आर्थिक क्रिया क्या होगा बच्चों, आर्थिक क्रिया मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में बताया था। आर्थिक क्रिया होती है वो सारी क्रिया जिसमें पैसों का लेन देन हो, कितने में माल बनाएगा, कितने में सामान बेचेगा, कैसे कौन सा सामान बनाएगा और किसको देगा, ये सारी चीजें आर्थिक क्रिया जो उससे रिलेटेड है, वो सारे डिसीजन जो लेता है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हमने स्टडीज की करेंगे, और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स में इसमें वेलफेयर करेंगे। अब एक और बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, देखो ऐसा नहीं होता कि ठीक है एक बुक लिख दी गई होगी हाउस होल्ड मैनेजमेंट और उसको उठा के घोषित कर दिया, ठीक है ये है माइक्रो ये है मैक्रो, ऐसा नहीं हुआ। इकोनॉमिस्ट या हमारे जो रिसर्चर्स थे उन्होंने क्या किया, रिसर्च किया, इस पे भी माइक्रो इकोनॉमिक्स पे भी कई थ्योरीज और प्रिंसिपल डेवलप की। कई थ्योरीज और कई प्रिंसिपल्स डेवलप की माइक्रो इकोनॉमिक्स के को समझने के लिए, क्योंकि उनको ये पता था आगे जाकर यही माइक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स का बेस बन जाता है। क्योंकि जब एक कस्टमर की मांग की हम बात कर रहे होते हैं तो पूरे समाज की मांग को जोड़ के ही इसके आयाम निकलते हैं। अब आप कहेंगे आयाम, ये तो बहुत बड़े बड़े वर्ड है, फिलहाल हम इतना समझ लें कहीं ना कहीं ये इसका बेस होता है। ऐसा नहीं है कि अलग अलग है तो हमने अलग ही अलग रख लिया, नहीं, माइक्रो से ही मैक्रो इकोनॉमिक्स बनी है। आगे हम लोग इस चीज को समझेंगे, ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। ये दोनों अलग अलग भी हैं, ये दोनों जुड़ते भी हैं, पर जुड़ने वाली बातें बाद में। इसमें भी कुछ थ्योरी प्रिंसिपल है और इसमें भी कुछ थ्योरी प्रिंसिपल है। अब क्या हो सकता है थ्योरी प्रिंसिपल में, यहां हम लोग एक आदमी यानी इंडिविजुअल डिमांड को पढ़ते हैं, यानी एक व्यक्ति की मांग। यहां पे हम लोग एग्रीगेट डिमांड, एडी का हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, एग्रीगेट डिमांड यानी समग्र मांग, यानी कि सारे कस्टमर द्वारा मांगी जा रही कीमत, वस्तु, इन सबको, तो एग्रीगेट यानी सबको जोड़ दिया जाता है। जोड़ के जब पढ़ते हैं तो वो माइक्रो हो जाती है, और जब उसी को छोटे स्तर पर अलग अलग करके पढ़ते हैं तो वो इंडिविजुअल डिमांड, इस तरह की छोटी छोटी चीजें आती है। तो देखो बेसिक यही है। अब इसको डिफरेंशिएट कैसे करना है ये आप मुझसे बेहतर कर सकते हैं, और थोड़ा सा आप स्टडी भी कर सकते हैं। हाँ, अपने रियल लाइफ में जोड़कर देखिएगा। इसमें दो अच्छी बातें मैं आपको बताता हूँ। मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में जब भी आपको जानना हो, आपके देश की इकोनॉमिक्स के बारे में, तो न्यूज़पेपर में आने वाला सबसे अच्छा पेज होता है जो हम लोग हमेशा नहीं पढ़ते, होता है आर्थिक पेज, जो कि आपका संपादकीय के बाद आता है। तो उसको पढ़ना आज से थोड़ा थोड़ा शुरू कर दीजिए, क्योंकि जब आप उसको पढ़ना शुरू कर देंगे तब आप एक देश में कैसे डिसीजंस ले रहे हैं इसको समझेंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स आपकी अपनी है, आपका हाउस होल्ड है, तो इनको आप रीजनिंग के थ्रू कनेक्ट करके समझ सकते हैं। तो ये था पूरा डेफिनेशंस और उसके डिफरेंशिएशन के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे, और लाइक सब्सक्राइब आपकी तरफ से मैं पूरी उम्मीद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।